वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले मैथ्स पेडागोजी के 15 सवाल का। आपको ये 15 सवाल मॉक टेस्ट की तरह देना है। आपको हमसे पहले आंसर वीडियो को रोककर आपको आंसर बताना है और कॉपी में उसको लिखना है और लास्ट में आपको बताना है कि 15 में आपका टोटल कितना सही हुआ। इससे आपकी प्रिपरेशन का अंदाज़ा आपको खुद लगेगा, आपका सेल्फ असेसमेंट हो सकेगा। और आपको एक बात कहेंगे कि आप अगर चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने चुनिंदा क्वेश्चंस को लिया है जो सीटेट के एग्ज़ाम में आपको मोस्टली टाइम पूछा जाता है। पहला प्रश्न है कि भिन्न की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है और 7 जो है 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। ये बताता है कि जब आप बच्चे को फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, इक्वल फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, तो एक बच्चे को लगा कि ऊपर दोनों जो है अंश समान है और नीचे जो बड़ा है वो भिन्न बड़ा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। नीचे बड़ा होने का मतलब है कि वो अंश छोटा है। किसी चीज़ को 7 भागों में बांटा गया और किसी चीज़ को 5 भागों में बांटा गया, तो 7 भाग वाला जो है वो छोटा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि कागज़ की पट्टियों द्वारा भिन्न को सबसे आसानी से समझा सकते हैं। तो ये क्या बताता है, बच्चे के कंसेप्ट के बारे में हमें क्या बताता है। पहला है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। ये बात तो सही है कि रोहित को जो है इक्वल फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता है। अगर उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन के बारे में पता होता तो शायद वो ये नहीं कहते। तो एक सही है। दूसरा है, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। ये कोई लॉजिकली बात तो है नहीं कि रोहित ने अभ्यास नहीं किया है इसलिए नहीं बता पा रहा है। 3 में है, रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उनको भिन्न की परिमाण की समझ नहीं है। और चौथा है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। वो अवधारणा जानता है, जानता तब ना बोला कि दोनों का अंश समान है और हर बड़ा और छोटा है तो बड़ा वाला बड़ा होगा। तो ये भी गलत है। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और ये समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती और फिसलती है सहायता करें। स्रोत, गणित के जादू 2 NCERT, यानी ये एक चैप्टर है NCERT में कि बच्चे को जहाँ इस तरह की बात, ये चैप्टर फुल्ली चैप्टर से दिया गया है। तो आपको बताना है कि NCERT की कक्षा 2 में पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव को ये समझने में शिक्षक की सहायता करेगा। ये जो चैप्टर दिया हुआ है NCERT और गणित के किताब में कक्षा 2 में, तो ये क्यों दिया गया है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, एक टीचर को क्या सहायता मिलेगा इससे। पहला है, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। मतलब ऐसी घटनाएं जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित हो, जो बच्चे जिन्हें फील करते हो, अनुभव करते हैं, वो ऐसी टॉपिक देने से बच्चे के जो है समझ बेहतर, कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तरीके से विकसित होता है। तो एक तो बिल्कुल सही है। और 2 में है, चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्य में कक्षा में स्थान देती है। ये भी सही है। 3 में, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। ये भी देखिए, युक्ति तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। और 4 में, आसपास की चीज़ों के बारे में ध्यान आकर्षित करती है। और नीचे है इसका कि करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। देखिए, ये ज़रूरी है कि हम आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएं, ये लेकिन शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सही है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पाठों में इस तरह के शीर्षक है, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर। ये 2 चैप्टर है, एक है कबाड़ी वाला और दूसरा है भोपाल की सैर। दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये भी एक चैप्टर है। ये परिवर्तन किया गया है। पहले गणित की किताबों में इस तरह के चैप्टर नहीं होता था। अब क्या किया है कि कबाड़ी वाला, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये क्या किया, ये ऐसे चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर का नाम बदला गया है जो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित है। अब देखिए, कबाड़ी वाला चैप्टर को जब आप पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा कि कबाड़ी वाला आता है और कुछ सामान खरीदता है, कुछ बच्चे पैसे देते हैं, तो क्या वहाँ से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, गुना भागा, ये सब सिखा सकते हैं। भोपाल की सैर, इससे दूरी का अंदाज़ा बच्चों को लगाया जा सकता है। दुनिया गोल है, परिधि के बारे में समझा सकते हैं। तो ऐसे चैप्टर देने का क्या रीज़न है। पहला है,
दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। ये उनके देखिए दैनिक जीवन से संबंधित है, हर गांव में कबाड़ी वाला आता है, तो बच्चे क्या है, इससे बच्चे जो है अपनी घर की चीज़ों को स्कूल में रिलेट कर पाते हैं, एक बिल्कुल सही है। दो है कबाड़ी बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम कबाड़ी बेचने के लिए सिखाएंगे, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। और थर्ड में है पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, ऐसा भी नहीं है। और चार में उन्हें अलग सा समझाने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है, वन बिल्कुल यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित करने के युक्ति के रूप में सवाल हल करना में से शामिल है। जो सवाल हल करते हैं ये किस में से शामिल है? पहला है क्रियाकलाप आधारित उपगाम, दूसरा है अनुमान लगाना, तीसरा है व्यापक अभ्यास और चौथा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। देखिए यहाँ पर चारों लगभग एक समान है और सारा जो है पॉजिटिव भी है, लेकिन सवाल हल करना क्या है, वो क्रियाकलाप आधारित उपगाम है, क्योंकि जब बच्चे सवाल हल करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर ज़्यादा उचित है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो देखिए यहाँ चार आपको कार्य दिया हुआ है, ए बी सी डी। तो सबसे पहले क्या करना है, तो आप चारों को अच्छे से पढ़ लीजिए, हम आपको एक तरफ से बता देते। सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप करेंगे यहाँ, एक मिनट, 2D आकारों को आप छांट लेंगे। क्या करेंगे? 2D आकारों को छांटेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर? ए नंबर। उसके बाद होगा विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों को विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ये होगा डी होगा तीसरे नंबर पे और लास्ट में होगा बी। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? गणित जो है उसमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट या आकलन जो होता है, परीक्षण जो होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए निदानात्मक हम कब करते हैं बच्चों का, जब बच्चे, देखिए पहला ऑप्शन है प्रगति पत्रक को भरना, यानी जब बच्चे प्रगति पत्रक, उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं, भरते हैं, इसलिए निदानात्मक परीक्षण करते हैं, तो ये गलत है। दो है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना तैयार करना, ये तो समेटिव असेसमेंट होता है। और चार में अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना। देखिए बच्चों को हम इसलिए निदानात्मक परीक्षण करते हैं कि अभिभावक को फीडबैक दें, ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों करते हैं? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी लर्निंग मेथड को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें लर्निंग मेथड बदलनी चाहिए। तो जब तक हम नहीं समझेंगे कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, बच्चा कहाँ वीक है, तब तक हम सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न है षष्ठभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इसके 2 षष्ठभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। दूसरा इसके 6 षष्ठभुजाकार फलक होते हैं और 1 आयताकार फलक होते हैं, दोनों जगह आयताकार आ रहा है। तीसरा है इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षष्ठभुज होते हैं। और लास्ट में एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ एक इसका षष्ठभुजाकार आधार होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देख लेना है कि षष्ठभुजाकार पिरामिड जो होता है वो देखने में कैसा होता है। ये हमारा षष्ठभुजाकार पिरामिड, जिसमें क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर भुजाकार जो पिरामिड है, इसमें देखिए 6 बिंदुओं से मिलकर 6 त्रिभुजाकार फलकों के साथ इसका षष्ठभुजाकार आधार होता है। इसका आधार कैसा होता है? तो षष्ठभुजाकार होता है, जैसे आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अनुसार आप आंसर करेंगे, तो इसमें आयताकार कोई बात नहीं होता है, तो आयत वाले को तो सबसे पहले आपको छांट देना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 और 2 यहाँ पर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और 3 में इसके 6 फलक होते हैं और इसके प्रत्येक फलक जो है षष्ठभुज होते हैं। तो इसका जो होता है ये भी गलत है। और इसमें क्या 6 बिंदु होते हैं, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका जो है षष्ठभुजाकार आधार होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी नहीं है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका ये विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो फीडबैक देने के लिए सबसे अच्छा
तरीका कौन सा होगा? पहला है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वह किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंच सके और उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन है? देखिए, पूरी तरह के कक्षा का चर्चा करेगा तो एक जो पीरियड होता है उसका पीरियड टाइमिंग तो भी तो उसके पास होना चाहिए। तो पूरी तरह वो कक्षा में चर्चा आयोजन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने क्लास में तुरंत करता है पढ़ाने के तुरंत बाद। और दूसरा है वो यादृच्छिक रूप से यानी अल्टरनेट रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। एक कॉपी को ले लेंगे तो बाकी बच्चे, देखिए उसको तो आप बोर्ड पर हल करा देंगे, लेकिन बाकी बच्चे इससे मनोबल उनका टूट सकता है क्योंकि आप किसी एक का अगर कॉपी ले रहे हैं तो। और 3 में है वे विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जाँच करने दें। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम फीडबैक बच्चों का लेना चाह रहे हैं। 4 में वे प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वह स्वयं अपने उत्तरों की जांच कर ले। ये बिल्कुल सही है कि क्या करेंगे, आप प्रत्येक सवाल को आप बोर्ड पर अच्छे से समझा देंगे और बच्चे को कहेंगे आप खुद से कॉपी की जांच करें। तो इससे बच्चों को उनकी खुद फीडबैक का पता भी चल जाएगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ये बड़ा आसान सा सवाल है कि आपको यहाँ पूछा गया है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि जब आकार पढ़ा रहा है टीचर तो क्या कर रहा है, वो ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण के लिए एक योजना बनाता है। क्यों? पहला है क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए है, इसलिए अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई द्वारा इसको अनुशासित किया गया है इसलिए बच्चों को हम भ्रमण कराएंगे। 2 में आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होता है। बिल्कुल, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी जो वास्तुकला है या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, तो आकार उसमें क्या होता है, एक अभिन्न हिस्सा होता है। चाहे ईवीएस में हो या लैंग्वेज में हो या फिर मैथ्स में हो, कहीं भी आकार एक जो है अभिन्न हिस्सा होता है। और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों को आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है। और जब आकार आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो सभी सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हम 3 और 4 चेक करेंगे। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया और वह उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। नहीं, ये गलत है कि समय रहते हुए उन्होंने सिलेबस ख़त्म कर दिया इसलिए वो घुमाने के लेके जा रहे हैं, ये गलत है। चौथा, ये गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए ये बेहतर अवसर होगा। ये एक ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सही है, लेकिन इन 2 और 4 में कंपैरिजन करें तो 2 ज़्यादा सही है, इसलिए सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। और यहाँ पर पासा से प्रश्न है, जो लूडो हम लोग खेलते हैं उसमें पासा होता है, तो उसमें एक कंसेप्ट क्या होता है कि विपरीत फलक को जब आप जोड़ेंगे उसमें टोटल 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 उसमें लिखा हुआ रहता है। और जब जस्ट अपोजिट को जब जोड़िएगा तो एक के नीचे जस्ट क्या होता है, 6 होता है। उसी तरह सबको जब जोड़िएगा तो 7 होता है। यहाँ दिया हुआ है एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में कौन सा पासे में वलन होगा, यानी विपरीत को जब हम जोड़ेंगे तो किस में 7 होगा। तो देखिए, आपको विपरीत जोड़ना है तो यहाँ 1 और 6 बिल्कुल विपरीत में है, तो 1 और 6 7, 5 और 2 होगा, ये भी 7, 4 और 3 7। जब आप फलक को उसको ऐसे अगर एक्सप्रेस कीजिएगा तो ये वाला सेफ निकल के आएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। बच्चों को आपको एरिया समझाना है, क्षेत्रफल समझाना है, तो आप किससे शुरुआत करेंगे? पहला है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी आप क्या करेंगे, उनके भुजाओं के आधार पर बच्चों को क्षेत्रफल ज्ञात करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आकृति अलग अलग टाइप की आ सकती है, तब बच्चे वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और इससे 1 नंबर से इससे जो है आप पीरिमीटर बता सकते हैं, एरिया नहीं बता पाएंगे। 2 है विभिन्न प्रकार आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उन्हें सूत्र को स्पष्ट कराना। बच्चों को आप सूत्र दे देंगे, रटा देंगे फॉर्मूला को, और उससे आप क्या क्षेत्रफल बता पाएंगे। आपको क्षेत्रफल का कंसेप्ट समझाना है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। और 3 में है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। बिल्कुल सही है, ये डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और इससे आप बच्चों को समझा भी सकते हैं। जैसे ये कॉपी है, बता सकते हैं कि बाबू इसके अंदर के जगह जो होता है इसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। इसी तरह पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, हथेली का उपयोग कर सकते हैं। तो 3 बिल्कुल सही है। और 4 में है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना। तो ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ एक स्पेसिफिक आयत की बात हो रही है और यहाँ कह रहा है जनरली एरिया तो सभी चीज़ में होता है, सभी 2D चीज़ में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या यानी शब्द वाली समस्याएं आती है तो
वो प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटाऊं। यानी जब उनको शब्द में लैंग्वेज में दिया जाता है तो उससे समझ नहीं आता कि वो जमा करूं या घटाऊं, मैं गुना करूं या भाग करूं। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि पहला है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, दूसरा है राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता, तो ये गलत है क्योंकि वो समझ ही नहीं आता है कि जोड़ करना है कि गुना करना है या भागा करना है, तो ये तो गलत है। और 3 है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता, ये बिल्कुल गलत है, बच्चे कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। और 4 में है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, तो यहाँ पर CBSE ने ऑप्शन 1 को आंसर माना है, ठीक है। और हम मेरे हिसाब से आंसर 4 होना चाहिए क्योंकि राजन जो है भाषा समझने में उनको कठिनाई हो रही है। अगर वो मैथ की भाषा को समझ ले तो वो ईजिली इसका आंसर कर सकते हैं, वो क्योंकि वो उसे लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए वो आंसर नहीं कर पा रहा है। और CBSE ने ऑप्शन 1 को आंसर माना है। आप किसको आंसर मानते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका 2 ऑप्शन दूसरा जगह है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटियां ज्ञात हुई। बच्चे को जब हम भिन्न पढ़ा रहे हैं एक शिक्षक, तो बच्चे ने क्या किया, नीचे 3 और 2 को 5 जोड़ दिया और ऊपर में 1 और 1 2 जोड़ दिया। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे इस स्थिति में? उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? आपको उपचार करना है बच्चों का। पहला है प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो देखिए प्रत्येक आप खाली आंसर को बच्चे को समझाएंगे, ये अच्छा युक्ति नहीं है। दूसरा है लघुत्तम यानी LCM की अवधारणा समझाने में बच्चे की सहायता करेंगे, ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि जब हम भिन्न का जोड़ हो या भिन्न का घटा हो जब करते हैं तो नीचे वाले का क्या करते हैं, LCM करते हैं। तो हम बच्चों को कंसेप्ट बताएंगे पहले LCM का, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका 2 ऑप्शन और देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है थर्ड, बच्ची से कहेंगे कि वो अधिक से अधिक अभ्यास करे, तो ये भी गलत है। बच्ची को कंसेप्ट ही नहीं पता है तो अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़ी होगी वो समझ जाएगी, तो ये तो और गलत है। हमें बच्चे के कंसेप्ट को बिल्कुल ठीक करना चाहिए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये एक बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। बच्चों को आप माप पर पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप जब चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे एक तरफ से, हम आपको सिर्फ लगा देते हैं, आप एक तरफ से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को दिखाएंगे माप की अवधारणा के लिए नॉर्मल चीज़ों को हम दिखाएंगे और उसको सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले C होगा। फिर क्या करेंगे, हम लंबाई के लिए अमानक मतलब स्टैंडर्ड जो नहीं होता, जो इनफॉर्मल होता है, उन चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो C के बाद क्या हो जाएगा B, तब फिर मानक का उपयोग करेंगे यानी A, और सबसे लास्ट में हो जाएगा D। तो ऑप्शन A बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन चुनिए, वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आपको गलत कथन को चुनना है जो NCF नहीं कह रहा है जिसको। पहला है उसे पढ़ाने की विधि, तो NCF क्या कह रहा है कि बच्चे सोचेंगे और तर्क कब करेंगे, जब आपकी लर्निंग मेथड अच्छी हो, तो एक सही है। 2 में है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यानी अंक वाले प्रश्न को हल कराने के लिए विद्यार्थी को हम सूत्र रटा देंगे। तो NCF 2005 ऐसा सूत्र रटाने की बात कहीं नहीं करी है, तो ये गलत है। और जो गलत है वो सही है क्योंकि आपसे गलत पूछा जा रहा है। ऑप्शन 3 में है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, ये भी सही है। और कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ये भी सही है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ये भी एक आसान सा प्रश्न है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। तो इन दिनों शुरू किया है, तो टाइम और कीमत दोनों बढ़ रहा है। तो आप जब इसको यहाँ देखेंगे, ऑप्शन B में देखेंगे, तो देखिए कीमत तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम घट रहा है। और D तो बिल्कुल अपोजिट है कि यहाँ टाइम बढ़ गया है और अचानक से फिर दाम डायरेक्ट हाई हो गया है। ऐसा नहीं है, दाम धीरे धीरे किसी भी चीज़ का बढ़ता है। तो D तो बिल्कुल अजीब होकर लग रहा है। और A में है कि देखिए ये है समय, ये है कीमत और इधर से है समय, तो दोनों एक साथ बढ़ रहा है। तो दोनों जब बढ़ रहा है तो ऐसे होगा क्योंकि इधर से समय भी जा रहा है और इधर से कीमत भी, तो ऐसे होगा जो ऑप्शन 1 में है। तो 1 बिल्कुल यहाँ पर सही है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए आप सबसे ज़रूरी किसको मानेंगे? पहले सभी अवधारणाओं को समझना, यानी सारे कंसेप्ट को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, बिल्कुल सही है। आप अगर एक अच्छा मैथमेटिशियन है तो आप कौन से कंसेप्ट को समझेंगे, उन्हें लागू कर पाएंगे और उनके बीच संबंध बना पाएंगे। 2 में है उन्हें सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। ऐसा नहीं है कि सवाल का उत्तर वो सही से सटीक दे रहे हैं इसलिए अच्छा मैथमेटिशियन है, ये नहीं है।
अधिकतर सूत्रों को याद करना ये बिल्कुल गलत है, और बहुत जल्दी सवालों को हल करना ये भी गलत है। तो यहाँ पर 1 सही है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके 15 में टोटल कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों का साथ शेयर जरूर करें। हम आपको 120 प्लस स्कोर का तैयारी करा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।